स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में मैं आप लोगों को जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आप लोगों के क्लास 9th के हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अनोखा सा चैप्टर है और इसको पढ़ने में जितने ज्यादा मजे आपको आने वाले हैं उतने ही ज्यादा मजे मुझे भी आने वाले हैं, बिकॉज आई फाइंड दिस चैप्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति लाई गई थी। अब क्रांति क्यों लाई गई थी तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों, फ्रांस के लोग थे वो काफी दुविधा में रहते थे क्योंकि वहां के जो राजा थे लुई 16 वो एक तरीके से काफी क्रूर थे और उनका रूल जो था वो काफी एब्सोल्यूट था। अब एब्सोल्यूट रूल का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट रूल बोल लो, डेस्पोटिक रूल बोल लो, इट्स ऑल द सेम थिंग। यानी कि वो राजा इस तरीके से अपना शासन क्या करते थे जहां पर वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे, जिस वजह से जो लोग थे दे वर नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि उन लोगों से कुछ भी पूछा नहीं जा रहा था तो प्रजा ना खुश थी और राजा अपनी चला रहे थे। तो इसे डेस्पोटिक रूल को खत्म करने के लिए वहां के लोग जो हैं वो क्रांति लेकर आते हैं और बच्चों फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरीके से एक चेंज आता है जिसको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, या फिर फ्रांस का एक नेशन स्टेट फॉर्मेशन जो होता है वो इस रेवोल्यूशन के कारण होता है। ये रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, लेकिन क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या बैकड्रॉप था, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग एंड इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड फॉर यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर बात करने के लिए स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल की। बच्चों, ये एक इंसिडेंट है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ। अब ये जो इंसिडेंट आपको बताया जाता है ना, ये एक तरीके से उस बॉलीवुड मूवी की तरह है। जैसे बॉलीवुड मूवी आप कोई देखने जाते हो, उसमें ना पहले ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है, आप देख रहे हो कि ये कैसी मूवी स्टार्ट हुई है, मार रहा है, कोई पीट रहा है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि अभी तक आपको ये नहीं पता कि कैरेक्टर्स कौन है, लड़ कौन रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या है। पर फिर एकदम से रिवाइंड करते हैं मूवी कि ये जो लड़ाई हुई ये हुई क्यों। उसी सेम तरीके से चैप्टर भी बना है, उसी सेम तरीके से चैप्टर को फ्रेम करा गया है। तो इसमें पहले जो ये इंसिडेंट बताया जाता है ना, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल, इस इंसिडेंट के बाद रिवाइंड किया जाता है आपको कि ये वाला इंसिडेंट हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था, तो वो बाद में पता चलता है, वो बैकड्रॉप बाद में पता चलता है। अभी सबसे पहले हम स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल की बात करते हैं। बैस्टिल बच्चों ये किला है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस किले में घुस गए थे, इस किले को तोड़ दिया था, उन लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था। क्यों तोड़ा था, क्यों फोड़ा, मुझे क्यों तोड़ा, है ना, तो वो वाली चीज है। चलो देखते हैं इसको। इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 भी बोला जाता है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल। सो हुआ क्या था जरा पढ़ते हैं, ये कहानी की तरह है। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी ऑफ पेरिस. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in the search of arms. देखो यहां तक हुआ क्या है, 14 जुलाई 1789 की बात है। उस दिन सुबह सुबह जो राजा जी थे, अभी राजा कौन है अभी बताएंगे, ठीक है, तो अभी सब बस समझो एक राजा है, ठीक है। उस राजा ने अपनी जो सेना है उस सेना को यह ऑर्डर दिया है कि आप पेरिस में जाओ। बस इतना सा ऑर्डर दिया कि पेरिस में जाओ, वहां की स्थिति देखो कि वहां पे स्थिति क्या है। लेकिन यहां के जो लोग थे पेरिस के, वो इकट्ठे हो जाते हैं, 7,000 आदमी औरतें सब इकट्ठे हो जाते हैं। टाउन हॉल एक जगह होती है पेरिस में, वहां पर सब इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया, यानी कि एक मिलिट्री की तरह उन लोगों ने फॉर्म कर लिया कि अब हम लड़ेंगे, ठीक है। तो ये लोग जो है बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों में घुस जाते हैं। और क्यों घुसते हैं सरकारी बिल्डिंगों में? क्योंकि बच्चों ये लोग हथियारों को ढूंढ रहे होते हैं। दे आर सर्चिंग दी आर्म्स। आर्म्स क्यों ढूंढ रहे हैं, हथियार क्यों ढूंढ रहे हैं? बिकॉज उनको लड़ाई करनी है। किसके साथ लड़ाई करनी है? राजा के ट्रूप्स के साथ लड़ाई करनी है। बट मैम राजा के ट्रूप्स के साथ इनको क्यों लड़ाई करनी है? क्योंकि बच्चों ये लोग राजा पे शक करते हैं। इनको लग रहा है कि राजा ने अपनी सेना को पेरिस में इसलिए भेजा है क्योंकि राजा हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, हमको मारना चाहते हैं। बल्कि राजा का इंटेंशन लोगों को मारना नहीं था। राजा ने अपने ट्रूप्स को ऐसी स्थिति को देखने के लिए भेजा था। बट बिकॉज द पीपल डिड नॉट लाइक द किंग एंड द पीपल वर सस्पिशियस ऑफ द किंग, उनको राजा पे हमेशा शक रहता था। इस वजह से इन लोगों ने आर्म्स को इकट्ठा करना शुरू किया और ये सरकारी बिल्डिंगों में घुसे, ठीक है। सरकारी बिल्डिंगों में इसलिए घुसे हैं क्योंकि राजा को डिपिक्ट करती है एक तरीके से वो सरकारी बिल्डिंग्स। नाउ ठीक है, मिलिट्री फॉर्म कर ली, सरकारी बिल्डिंगों में घुस गए। तो बहुत सारे several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille.
In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners were released. Bastille was hated by all. Why? देखो, बहुत सारे लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जाने लगते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जाते हैं और वहां की जो फोर्ट्रेस प्रिजन होती है, यानी कि किला भी है और इस किले में जेल भी है, ठीक है, जेल भी है, अंदर कैदी भी होते हैं, तो इस फोर्ट्रेस प्रिजन में घुस जाते हैं लोग, जिसका नाम था द बैस्टिल। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है, आर्म्स के साथ लड़ाई होती है, हथियारों के साथ लड़ाई होती है, लोग लड़ रहे हैं और बैस्टिल का जो कमांडर था, जिसको निगरानी के रखा था उस फोर्ट्रेस के अंदर, उस कमांडर को मार दिया जाता है इस लड़ाई में। और बैस्टिल के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे, बहुत ही कम प्रिजनर्स थे बच्चों, तो उन प्रिजनर्स को, उन कैदियों को भी रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बट ये सब क्यों किया गया? बिकॉज बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल। यहां तक आपको कहानी समझ आई है स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल की? एक बारी मैं रिपीट करती हूं, देन आई विल टेल यू द सस्पेंस कि व्हाई वाज बैस्टिल हेटेड बाय ऑल। देखिए, 14 जुलाई 1789 के इवेंट की बात हो रही है। राजा जी ने ऑर्डर दिया है अपनी सेना को कि आप लोग जाइए पेरिस में, ठीक है। जैसे ही राजा जी की सेना आ रही है, वहां के लोगों को शक हो गया कि ये सेना तो हमको मारने आ रही है, क्योंकि लोग जो है वो राजा पे शक करते हैं, लोगों को राजा पे ढेले भर का भरोसा है नहीं। अब जब वो सेना को देखने वाले हैं, सेना को उन्होंने देख लिया, तो लोग इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के आगे, उन्होंने एक मिलिट्री फॉर्म कर दिया और फिर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं से आर्म्स इकट्ठे कर ले, क्योंकि लड़ेंगे कैसे? पत्थर मार के लड़ेंगे क्या? नहीं, तो हथियार चाहिए होंगे सेना के साथ लड़ने के लिए। तो हथियारों की खोज में वो गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंगों में प्रवेश कर रहे हैं। और बच्चों, फिर ये प्रवेश करते करते ये लोग बैस्टिल प्रिजन में पहुंच जाते हैं, जो कि एक जेल भी है, किला भी है। इस किले में पहुंचने के बाद ये जो है एक आर्म्ड रिबेलियन, एक लड़ाई होती है, आर्म वॉर होती है हथियारों के साथ, और उसके बाद ये वहां के कैदियों को भी रिहा कर देते हैं, जो बहुत ही थोड़े से होते हैं, और लेकिन वहां का जो कमांडर होता है उस बैस्टिल प्रिजन का, उसको ये मार देते हैं। अब ये क्यों घुसे थे बैस्टिल प्रिजन में? बिकॉज दे यूज्ड टू हेट द बैस्टिल प्रिजन। क्यों? व्हाई? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगी कि व्हाई वाज द बैस्टिल प्रिजन हेटेड बाय ऑल? बिकॉज इट डिपिक्टेड because it depicted the despotic power या फिर despotic rule of the king। बच्चों, बैस्टिल प्रिजन गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट किसकी थी? राजा की थी। तो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी सरकार की है वो राजा के, एक तरीके से उसको सिंबलाइज वैसे ही करेंगे कि ये तो राजा की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लोग इस वजह से उस प्रिजन को बहुत हेट करते थे, क्योंकि वो राजा को हेट करते थे। जैसे आप क्या करते हो, आपका पड़ोसी है, आपके साथ आपकी पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है। अब उस पड़ोसी की स्कूटी आगे खड़ी है, ठीक है, आपके लिए वो स्कूटी सिंबलाइजेज योर पड़ोसी, है ना, कि ये तो स्कूटी उसी की है, तो चलो पड़ोसी को तो मार नहीं सकते, स्कूटी का टायर पंचर कर देते हैं, ठीक है। तो आप टायर पंचर कर दोगे, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, मत करना, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि गुस्से में आप उसका टायर पंचर कर दोगे, अब चलाओ स्कूटी, है ना। तो वही चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बैस्टिल प्रिजन है वो राजा को डिपिक्ट करती है एक तरीके से। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, लोग बच्चों इस फोर्ट्रेस को ही डिमोलिश कर देते हैं, इस प्रिजन को ही तोड़ देते हैं। वो जैसे टायर पंचर करा ना आपने, तो वैसे ही इन्होंने फोर्ट्रेस को ही तोड़ डाला। और तोड़ने के बाद, बिलीव नहीं करोगे आप, तोड़ने के बाद जो उसके पत्थर के फ्रैगमेंट्स, जो रिमेन्स बचे थे, पत्थर जो बच गया था फोर्ट्रेस को तोड़ने के बाद, उस पत्थर को ये मार्केट में बेचने लगे और बहुत से लोग खरीदते थे, सोविनियर की तरह, एक याद की तरह वो अपने घर में रखते थे उस स्टोन फ्रैगमेंट्स को। तो इन पत्थर के फ्रैगमेंट्स को, जो रिमेन्स बचे थे फोर्ट्रेस प्रिजन के, उसको मार्केट में बेचा गया और बहुत से लोगों ने खरीदा भी, बिकॉज दे यूज्ड टू कीप इट एज अ मेमोरी कि हाँ ये एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैस्टिल प्रिजन दिखाता है। तो आप इस पूरे इंसिडेंट से समझ सकते हो कि यार लोगों के मन में राजा को लेकर बिल्कुल रिस्पेक्ट तो है नहीं, राजा को वो हेट करते हैं, राजा पे वो बहुत ज्यादा शक करते हैं, और मतलब यहां तक कि वो उस प्रिजन के पत्थर को भी खरीद रहे हैं यार, जस्ट टू कीप इट एज अ मेमोरी कि ये टूट गई है, इसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो सोचो कि किस एक्सटेंट तक वो हेट मौजूद थी, क्योंकि इट रिप्रेजेंटेड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डिस्पोटिज्म या डिस्पोटिक पावर का मतलब ही ये होता है किस तरीके से रूल करना जहां पर आप किसी की बात नहीं सुनते। राजा जो थे वो इस तरीके से रूल करते थे, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, सिर्फ अपनी मनमानी करते थे, तभी तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है,
अब जो है हम रिवाइंड करेंगे स्टोरी को, है ना। जैसे वो बॉलीवुड मूवी में पहले मार धाड़ हो गई, अब मूवी जो है रिवाइंड हो रही है कि क्यों हुई थी मार धाड़, कैसे पहुंचे यहां तक। तो अभी मार धाड़ हो गई, फोर्ट्रेस को तोड़ दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, दिक्कत क्या थी। अब देखिए, अब रिवाइंड करके हम लोग समझेंगे। फ्रेंच सोसाइटी की बात करेंगे ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी। अब देखो, मेरे को पता है कि तुम लोगों को कंफ्यूजन आती है जब ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी लिखा हुआ है। समझना बच्चों, 18th सेंचुरी होगी हमारी 1700 से लेकर 1799 तक, ठीक है। फिर 1800 से लेकर 1899 तक होगी हमारी 19th सेंचुरी। फिर 1900 से लेकर 1999 तक होगी हमारी 20th सेंचुरी। और अभी जो चल रही है वो क्या है, 21st सेंचुरी, ठीक है। तो हमेशा जैसे 18th लिखा होता है ना, तो उससे पहले वाला जो टाइम, ऐसे करके याद रखना। अब लेट 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1780s 1790s 60s जो लेटर पीरियड है, उस पीरियड की बात करें तो इस टाइम पर फ्रेंच समाज, फ्रेंच सोसाइटी जो थी उसमें क्या हो रहा था, समझते हैं। 1774 में, तो ये लेट 18th सेंचुरी का ही टाइम पीरियड है, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was just 20 years old and he was married to Austrian princess Mary Antoinette. रानी का नाम याद रखिएगा। Upon his accession, the new king found an empty treasury. यार, इंसान राजा तो बन गया, लेकिन राजा के साथ जो सुख चैन मिलता है ना, वो राजा को नहीं मिला। ये जो लुई 16 थे, ये बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे, और बर्बन फैमिली एक तरीके से एक वो, जैसे होता है ना कि एक रूलिंग फैमिली जो होती है, तो वैसी रूलिंग फैमिली थी। लुई 16 राजा बनते हैं 74 में, फ्रांस के राजा बनते हैं। इनकी बीवी थी मेरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया बोल रही हूँ, ओहो डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये ऑस्ट्रिया को बिलोंग करती थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया हमारे यूरोप का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया हमारा एक अलग से कॉन्टिनेंट है और एक कंट्री है, ठीक है, ओके, वो वाली बात नहीं। तो ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मेरी एंटोनेट, एंड लुई 16 की 20 साल में शादी हो गई थी इनसे। अब जब लुई 16 राजा बनते हैं, खुश तो वो होते हैं, लेकिन उनकी खुशी के ऊपर पानी फिर जाता है जब उन्हें पता चलता है कि फ्रांस की जो तिजोरियां हैं वो तो खाली पड़ी हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजंस फॉर एन एम्प्टी ट्रेजरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडीड, कि भाई लोग जब लुई 16 राजा बने, तो राजा बनने के बाद उनको फ्रांस में खाली तिजोरियां क्यों मिली, ऐसा क्या हो रहा था फ्रांस के अंदर कि वहां पैसा ही नहीं बचा था। तो देयर आर 3 रीजंस दैट यू विल हैव टू राइट। सबसे पहला था लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, क्योंकि फ्रांस ने बहुत लंबे टाइम तक लड़ाइयां लड़ी थी। तो लड़ाइयां लड़ते टाइम आपको आर्म्स चाहिए होते हैं, एम्यूनिशन चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं, ऐसे ही थोड़ी लड़ाइयां लड़ लेते हो। तो लड़ाई लड़ने पर बहुत पैसा खर्च हो गया था, जिसका कारण था, मतलब विच वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। सेकंड रीजन वाज द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स में जो पैलेस, एक बहुत आलीशान सा महल बना रखा था, उस महल की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, उसको जो मेंटेन करना पड़ता था उसमें बहुत पैसा जाता था। यार जाहिर सी बात है, तुम कल को एक मारुति की गाड़ी लोगे, ठीक है, थोड़ी रीजनेबल, उसको मेंटेन करना सस्ता पड़ेगा, लेकिन कल को तुम एक मर्सिडीज, BMW, कुछ ऐसी गाड़ी लोगे तो उसकी मेंटेनेंस में भी बहुत पैसा जाएगा। तो इतना बड़ा महल बना के रख लिया, अब उसको मेंटेन भी करना है, तो उसकी मेंटेनेंस में बहुत पैसा जाता था। और तीसरा रीजन है अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलवाना फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटिश। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, हम लोग देखते हैं कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलवाई गई थी फ्रांस द्वारा। फ्रांस पहुंचा इनको आजादी दिलवाने। तो कॉलोनीज आपको पता है, जैसे इंडिया भी एक टाइम पे जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज किया करते थे, तो उसी तरीके से अमेरिका के अंदर उनकी 13 कॉलोनीज थी जिसको आजादी दिलवाई फ्रांस ने। बड़ा चढ़ाकर जो है यहां पर खर्चा बहुत हो गया, चाहे वो नेक काम करने ही निकले हो, उनको आजाद करवाने निकले हो, लेकिन खर्चा बहुत हो गया। तो इन 3 चीजों की वजह से फ्रांस के अंदर एक एम्प्टी ट्रेजरी थी। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर,
उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स एंड 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलवाई थी, इंडिपेंडेंस दिलवाई थी फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटिश। ब्रिटिश इनका कॉमन एनिमी था, अमेरिकन का भी और इनका भी, ठीक है, तो वहां से आजादी दिलवाई थी। अभी 3 चीजें हो गई, तिजोरी खाली थी। अब जो है एक और बात याद रखना, बस एम्प्टी ट्रेजरी याद रखना। अब क्या है यहां पर जरा समझो कि सोसाइटी थी कैसी। सोसाइटी डिवाइडेड थी 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स का मतलब क्या है बच्चों, देखिए द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 estates. Only members of the 3rd estate paid taxes. The society of estates was a part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. Okay. 3 estates में 3 अलग अलग ग्रुप्स में हमारी फ्रांस की सोसाइटी भी डिवाइडेड थी। समझेगा इस चीज को, बहुत ही इजी चीज है। जैसे बच्चों इंडिया के अंदर एक टाइम पे कास्ट सिस्टम था, तो सोसाइटी हम बोल सकते हैं ना कि समाज में विभाजन था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, ऐसे करके डिवीजन करा हुआ था सोसाइटी के अंदर। यहां पर भी वैसा ही कुछ समझो, यहां ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं थे, लेकिन यहां पर क्लर्जी, नोबिलिटी और 3rd एस्टेट के लोग थे। क्लर्जी जो है वो 1st एस्टेट यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रिविलेज्ड लोग माने जाते थे वो थे बच्चों। जैसे इंडिया के अंदर पंडितों को सबसे प्रिविलेज्ड माना जाता था ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रिविलेज थे यहाँ की क्लर्जी, यानी कि जो लोग चर्च से जुड़े थे। अब इनका धर्म ईसाई धर्म है, तो चर्च से जुड़े हुए लोगों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था और सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड माना जाता था। 2nd एस्टेट, फिर उनके नीचे कौन आते थे, उनके नीचे आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब राजा महाराजा के रिश्तेदार, ये सारे लोग जो अमीर थे, बहुत ज्यादा अमीर लोग जो थे वो नोबिलिटी के 2nd एस्टेट में आते थे। सो दे ऑल्सो हैड प्रिविलेजेस, इनके पास भी विशेष अधिकार थे। फिर जो तीसरी एस्टेट आती थी, यानी कि जो लोग बच गए, अब जितने भी लोग बच गए, चाहे वो थोड़े अच्छे खासे अमीर भी हैं, थोड़े गरीब भी हैं, वो सारे के सारे लोग 3rd एस्टेट में आते थे। जैसे 3rd एस्टेट वाज अ मिक्स ऑफ पीपल, इसमें बिग बिजनेसमैन भी हैं, मर्चेंट्स भी हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, यानी कि जो मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ लोग थे वो भी आते थे। उसी के साथ साथ पेजेंट्स एंड आर्टिसंस, यानी कि देखो अमीर भी हैं, यहाँ मैं इनको मिडिल क्लास नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी मिडिल क्लास का राइज देखने को मिलेगा फ्रेंच सोसाइटी में। मिडिल क्लास नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी अमीर लोग, जो नौकरी पेशा ये सारे लोग थे, काम कुछ करते थे, तो ट्रेडर्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, व्हाटएवर प्रोफेशंस, जो अलग अलग प्रोफेशंस निभाते थे वो भी आते थे। पेजेंट्स, जो लोग खेती करते थे, जो आर्टिस्टिक काम करते थे, कपड़े बुनते थे, कपड़े बनाते थे, ठीक है, मटके बनाते थे, वो सारे लोग। स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स, जो लोग एक दूसरे के घरों में काम करते थे या फिर एक दूसरे के खेतों में काम करते थे, जिनके पास खुद का खेत नहीं होता था, जो लेबर का काम करते थे, तो ये सारे लोग भी 3rd एस्टेट का ही हिस्सा थे। तो जितने भी लोग बच गए क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़ के, वो सारे लोग 3rd एस्टेट का हिस्सा थे, जहां पे देयर वाज अ मिक्स ऑफ रिच एंड पुअर पीपल। ऑलराइट, नाउ एक दिक्कत थी बच्चों, अब टैक्स जब देने की बारी आती थी ना, तो टैक्स देने को सिर्फ 3rd एस्टेट को बोला जाता था। 1st और 2nd एस्टेट के लोग यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स, उनसे कोई टैक्स नहीं मांगा जाता था, सिर्फ और सिर्फ 3rd एस्टेट के लोगों से टैक्स लिया जाता था। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अच्छा, इस टाइम पे एक फ्यूडल सिस्टम नाम की चीज भी फ्रांस में चलती थी। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, बच्चों देखिए फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जैसे जो नोबिलिटी के लोग थे, ये ना फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, कुछ लोग फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब है कि इनके पास अपनी बड़ी बड़ी हम बोल सकते हैं जमीनें हुआ करती थी। अब इन जमीनों पर ये काम करवाने के लिए लेबर को बुलाते थे, लेबर रखते थे, लेबर को बुलाते थे। और ये जो लेबर होती थी, जाहिर सी बात है कि 3rd एस्टेट के लोग होंगे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है, जो सर्वेंट्स की तरह या लेबर की तरह या हमारे हम बोल सकते हैं स्मॉल पेजेंट्स की तरह दूसरों के जमीन पे जाके काम करते हैं, काम करने के बाद पैसे लेते हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी जमीनों पर लेबर से काम करवाया करती थी, फ्यूडलिज्म चला करता था इस टाइम पर। और ये जो लेबर थी, मतलब सिर्फ खेत में ही नहीं काम कराते थे, एक तरीके से देवर ऑब्लिगेटेड टू द फ्यूडल लॉर्ड्स। कल को अगर फ्यूडल लॉर्ड्स उनको बोले कि हमारे घर में कुछ चीज खराब हो गई है, इसको ठीक कर दो, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में कुछ काम करवाना है, तो वो सारा काम उनसे करा लेते थे। मतलब उनको इसी के पैसे देकर उनसे बाकी सारा काम भी करवाते थे। तो एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सप्लॉइट किया करते थे हमारे लेबरर्स को। ऑलराइट, तो ये था फ्यूडल सिस्टम। बेसिकली फ्यूडल सिस्टम भी फ्रांस के अंदर चला करता था इस टाइम पीरियड में। एक और चीज जो यहां पे याद रखनी है वो ये है, ओल्ड रेजीम क्या था। बच्चों देखो, रेवोल्यूशन 1789 में आता है फ्रांस में, ठीक है। तो 1789 से पहले का जो टाइम पीरियड था,
और उस टाइम पीरियड में जो भी समाज था और जैसे भी इंस्टीट्यूशंस जो चला करते थे फ्रांस के अंदर, उस पूरे टाइम पीरियड को ओल्ड रेजीम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ओल्ड रेजीम बोला जाता है। नाउ the members of the first two estates, that is the clergy nobility, enjoyed certain privileges by birth. तो ये जो मेंबर्स थे पहले दो एस्टेट्स के, क्लर्जी भी नोबिलिटी भी, इन लोगों को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ, यानी कि बच्चों जैसे आजकल क्या होता है नेपो किड्स, सुनते हैं ना नेपोटिज्म, आलिया भट्ट की बात करते हैं हम लोग, अनन्या पांडे की बात करते हैं, कि ये लोग दे आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड बिकॉज दे आर बीइंग बोर्न इनटू अ फिल्मी फैमिली जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो उन लोगों को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है टू गेट इनटू द एक्टिंग वाला होल जोन एंड एवरीथिंग। तो यहां पर वही चीज थी, क्लर्जी और नोबिलिटी दो ऐसे एस्टेट्स थे जिनके पास बाय बर्थ प्रिविलेज थी, यानी कि पैदा होते ही इनके पास विशेष अधिकार थे। दे वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी कि यार क्लर्जी में जो भी लोग हैं, अब उनके बच्चे पैदा होंगे तो दे आर बीइंग बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, मतलब उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रही हैं, राइट। प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलने का ये मतलब होता है कि जैसे उनके पेरेंट्स, उनके एंसेस्टर्स, उनकी क्लास प्रिविलेज एंजॉय करती है, उनको भी वही चीज मिल रही है। अमीर खानदान में पैदा हुई हूं, मैं भी अमीर, ठीक है, उनको जो विशेष अधिकार मिलते हैं मुझे भी मिलेंगे, तो वैसा, तो उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रही थी। वहीं पर जो पेजेंट्स थे, दे वर ऑब्लाइज्ड to render services to the lord, work in his house and fields, to serve in the army और participate in building roads। तो भाई फ्यूडल सिस्टम चलता था, तो पेजेंट्स जो कि काम करते थे फ्यूडल लॉर्ड की जमीन पर, उनको सारा बाकी काम भी करना पड़ता था, चाहे वो खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम करने के साथ साथ अगर कल को फ्यूडल लॉर्ड ने बोला कि मेरे घर में कुछ ठीक कर दो, घर का काम कुछ कर दो, फील्ड्स में काम कर दो, आर्मी में हिस्सा ले लो, या फिर सड़क बन रही है वहां पर हिस्सा लो, तो बेचारा पेजेंट ही पिसता था, उसी को सारा काम जो है उसी को करना पड़ता था। पेजेंट्स जो है 90% जनसंख्या का हिस्सा थे। However, small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles, church and other rich merchants of the rich members of the third estate. Peasants जो है बच्चों, टोटल पॉपुलेशन में अगर हम देखें जितनी भी जनसंख्या थी उसमें 90% लोग सिर्फ पेजेंट्स थे, और 90% में से बहुत ही कम ऐसे पेजेंट्स थे जिनके पास खुद की जमीनें थी, यानी कि जो बाकी पेजेंट्स थे उनके पास खुद की जमीन ही नहीं थी। इस वजह से इन पेजेंट्स को मजबूरन फ्यूडल लॉर्ड्स की जमीनों पर जाके काम करना पड़ता था। अब देखो फ्यूडल लॉर्ड्स सिर्फ नोबिलिटी के ही लोग नहीं है, फ्यूडल लॉर्ड्स हमारे थर्ड एस्टेट के भी जो नोबल्स हैं वो भी हैं, थर्ड एस्टेट में भी तो अमीर लोग थे, तो वो भी थे फ्यूडल लॉर्ड्स। 60% लैंड जो है वो नोबल्स, चर्च और थर्ड एस्टेट के रिचर मेंबर्स ओन करते थे। तो 60% जमीन नोबिलिटी, चर्च और जो अमीर लोग थे वो ओन करते थे, एंड सिर्फ 40% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द पेजेंट्स। ऑलराइट, मतलब कि इससे आपको कंक्लूजन में पता चल रहा है देयर वाज अ हाई नंबर of peasants who were landless. They didn't have any land. They were landless. All right. So this is what you get to know from all this. Now, यहाँ पर थर्ड एस्टेट ही टैक्सेस पे करती थी, तो कौन कौन से टैक्सेस पे करती थी? थर्ड एस्टेट को जो टैक्सेस पे करने होते थे, कौन कौन से टैक्सेस पे करने होते थे, तो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहला टैक्स इनको पे करना होता था टिथेस। टिथेस का टैक्स वाज पेड टू द क्लर्जी। क्लर्जी के जो लोग थे वो टिथेस का टैक्स पेजेंट से लिया करते थे, ठीक है। टैक्स टेकन बाय द चर्च पेड टू द क्लर्जी, आफ्टर टैक्स दैट वाज पेड टू द चर्च, वी कैन से दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, पेड टू द चर्च। सेकेंडली यहां पर एक और टैक्स था, दैट वाज टेल। टेल का जो टैक्स था इट वाज पेड टू द स्टेट, यानी कि जो सरकार थी वो ये टैक्स लिया करती थी थर्ड एस्टेट के लोगों से। और इसी के साथ साथ बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हुआ करते थे। तो टेल जो टैक्स था ना, टेल वाज अ डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली लिया जाता था स्टेट द्वारा। बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जैसे आप
दुकान में सामान लेने जाते हो तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, जो कि आप डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हो, बट व्हेन यू आर पेइंग फॉर द आइटम, जैसे आप टोबैको खरीदने जा रहे हो, आप सॉल्ट खरीदने जा रहे हो, एवरीडे आइटम्स जो हैं कंजम्पशन के, नमक पर टैक्स लगा हुआ है, तो आप जब नमक के लिए 50 रुपए दे रहे हो तो वो मतलब उसी में ही टैक्स इंक्लूडेड है, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। टेल जो था वो एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट लिया करती थी। तो यहाँ पर आप सोचो कि थर्ड एस्टेट की हालत कितनी खस्ता थी कि थर्ड एस्टेट को 3 टाइप के टैक्सेस देने पड़ते थे। टिथिस चर्च लेता था, टेल जो है वो सरकार लेती थी जो कि एक डायरेक्ट टैक्स था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस एवरीडे आइटम्स ऑफ कंजम्पशन पे भी इनसे लिए जाते थे। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि थर्ड एस्टेट के अंदर बहुत से अमीर लोग थे तो वो तो टैक्स दे भी देते होंगे, लेकिन थर्ड एस्टेट के अंदर बहुत से गरीब लोग थे, अमीरों से ज्यादा गरीब लोग थर्ड एस्टेट में मौजूद थे। वो लोग कैसे टैक्सेस दे रहे थे? ठीक है, तो यहां तक आए हो बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आई है। हमने फ्रेंच सोसाइटी की बात करी है। फ्रेंच सोसाइटी के अंदर हमने देखा है कि फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड है। 3 एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में बहुत रिच मेंबर्स भी हैं बट बहुत ज्यादा पुअर मेंबर्स भी हैं। सेकंड एस्टेट इज नोबिलिटी, ऑल द नोबल्स, एंड द फर्स्ट एस्टेट इज द मेंबर्स ऑफ द चर्च विच इज द क्लर्जी। क्लर्जी और नोबिलिटी प्रिविलेजेस के साथ पैदा हो रहे हैं जिनको कोई भी टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है, बट वहीं पे थर्ड एस्टेट के ऊपर टैक्सेस का सारा बोझ आ रहा है। 3 टाइप के टैक्सेस वो देते हैं, टिथिस, टेल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रांस की ट्रेजरी बिल्कुल खाली है, वहां पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। राजा जी परेशान है क्योंकि एक एम्प्टी ट्रेजरी उनको मिल गई है। उस एम्प्टी ट्रेजरी के रीजंस भी हमने देखे थे, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर टू मेंटेन एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, एंड ऑल्सो द थर्ड रीजन वाज, व्हाट वाज द थर्ड रीजन? द थर्ड रीजन वाज कि उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलवाई थी फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी विच वर द ब्रिटिश। तो इन 3 रीजंस की वजह से एम्प्टी ट्रेजरी थी। टैक्स लेते हैं, एम्प्टी ट्रेजरी थी, अभी टैक्स उनको और बढ़ाने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि टैक्स को मैं और बढ़ा दूं। कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे नहीं बढ़ा देंगे, अब वो भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और बुरी स्थिति की पहले बात कर लेते हैं। अभी तक मैम बुरा खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी तो बुरा शुरू हुआ है। एक और दिक्कत बच्चों जो फ्रांस में देखने को मिलती है, दैट वाज द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जिसको हम लोग एक सबसिस्टेंस क्राइसिस का नाम देते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक आपदा है जहां पर आप जो बेसिक मतलब जी नहीं पा रहे हो, जो बेसिक आपको चीजें जीने के लिए चाहिए, सबसिस्टेंस के लिए चाहिए, लाइक फूड, शेल्टर, है ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, यानी कि आपकी जो बेसिक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है उस पे खतरा मंडराने लग गया है। यानी कि आप जो बेसिक चीजों पे सर्वाइव कर पाओगे वही चीजें आपको मिल नहीं रही हैं, तो एक जीने के मतलब होता है ना कि लाले पड़ गए हैं तो जी नहीं पा रहे हैं लोग, वैसी वाली सिचुएशन आ गई है। सो देयर इज अ स्ट्रगल टू सर्वाइव। The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand of food grains. 23 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस की 1715 में, और फिर 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो जाती है। 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो उनको खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। ज्यादा डिमांड जो है यहाँ पे अनाज की वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से जो द प्राइस ऑफ ब्रेड, अब फ्रांस के लोग ना ब्रेड खाते थे, ब्रेड वाज देयर स्टेपल डाइट। जैसे इंडिया के अंदर लोग चावल रोटी खाते, फ्रांस के लोग ब्रेड खाते थे, उनका स्टेपल डाइट था, और प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। अब यार इकोनॉमिक्स का ना एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और उस चीज की सप्लाई उतनी है नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है ना कि दाम जो है चीजों के बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोई चीज कम क्वांटिटी में मौजूद है लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो उस चीज को महंगा बेचा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स whose owners fixed their wages did not keep up with the rise in prices, the gap between the poor and the rich widened. बहुत सारे गरीब वर्कर्स थे, लेबर की तरह वर्कशॉप्स में काम करते थे, इनको जो वेजेस यानी कि जो दिहाड़ी मिलती थी वो फिक्स कर दी गई थी। अब बच्चों प्राइसेस बढ़ रहे थे। सपोज देखो आज मैं 100 रुपए कमा रही हूँ दिन के, मैं 50 रुपए की चीजें डेली खरीदती हूँ, ठीक है, 50 रुपए का मेरा खर्चा है, मैं 100 रुपए कमा रही हूँ, 50 रुपए में डेली खरीद रही हूँ सामान। कल को मेरी वेज उतनी रहती है, मतलब मैं 100 ही कमा रही हूँ, लेकिन मार्केट में चीजों के दाम बढ़ गए हैं। सपोज कल तक मेरा जो 50 रुपए डेली का खर्चा होता था, आज क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं तो वही चीजें अब 70 रुपए की मिल रही हैं। तो क्या हुआ कि आपकी वेजेस तो बढ़ी नहीं बट महंगाई बढ़ गई, एंड नाउ द वेजेस आर नॉट एबल टू कीप पेस विद द
इंक्रीज इन द प्राइसेस, जिसकी वजह से अब मेरे पास सेविंग बहुत कम हो रही है, पैसा बहुत कम बच रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर केप्ट ऑन वाइडनिंग, और ज्यादा वो गैप इंक्रीज होता जा रहा था। जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा था, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ है यहां पर, हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है खाने की वो इंक्रीज होती है, डिमांड फॉर फूड इंक्रीजेस। डिमांड फॉर फूड इंक्रीज तो हो गई, लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं, चीजों की सप्लाई उतनी है नहीं, जिसकी वजह से प्राइसेस हो गए हैं इंक्रीज। प्राइसेस तो इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन प्राइसेस को मैच करने के लिए वेजेस इंक्रीज नहीं हुई, वेजेस अभी भी लो हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के लाइफ एक त्रासदी आ गई है, एक बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पर इमर्ज हो गई है। अब तो हो गई है, रोक नहीं सकता कोई। तो एक सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन यहाँ पर बच्चों इमर्ज हो गई है, जहां पर सबसिस्टेंस क्राइसिस, आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस एक कैसी सिचुएशन होती है जहां पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, देयर इज अ रिस्क ऑन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आप जिन चीजों पर गुजारा करते हो वही चीजें आपको नहीं मिल पा रही, खाना नहीं मिल पा रहा, घर नहीं है रहने को, या मतलब वही कि उन चीजों पे खतरा मंडरा रहा है। तो देखो बैड हार्वेस्ट हो जाता है, सोने पे सुहागा, फसल खराब की वजह से देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, आपका जो अनाज है उसमें कमी आ गई है, सप्लाई कम हो गई किसी चीज की, लेकिन डिमांड तो ज्यादा ही है, तो फूड के जो प्राइसेस हैं यानी कि जो खाने के दाम है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से द पुअर, जो गरीब लोग हैं बच्चों, अब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कुछ भी खरीदना, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी, देयर वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। ठीक है, वो कम ही रहे हैं लेकिन खर्चा बहुत उनका ज्यादा हो गया है, तो द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जो एक उनका स्टेपल डाइट हुआ करता था, जो एक मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट थी खाने की, ब्रेड, वो भी उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि ब्रेड बहुत महंगी हो गई। अब ब्रेड बहुत ज्यादा महंगी हो गई, जिसकी वजह से देखो अब क्या होगा, ब्रेड खरीदने के लिए लोग लाइनों में लगेंगे, नंबर नहीं आएंगे लोगों के, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगेंगे ब्रेड को खरीदने के लिए, फूड राइट्स होंगे, ठीक है, दंगे होंगे खाने के पीछे, और साथ ही में क्योंकि जो लोग नहीं खरीद पाएंगे, उनको ब्रेड मिलेगी ही नहीं, तो लोग कमजोर पड़ जाएंगे। अब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कमजोर पड़ जाओगे कि नहीं। ठीक है, वीकर बॉडीज अगर होंगी तो उससे आपको बीमारियां लगेंगी तो लोग मरेंगे, वहीं पे फूड राइट्स होंगे तो भी लोग मरेंगे। तो एक तरीके से इतना ज्यादा आपके लाइफ पे खतरा मंडरा रहा है कि बेसिक मीन्स ऑफ जो आपके लाइवलीहुड है, खाना, पैसा, ये सब चीजें आपको नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स इन फ्रांस। सो यहां तक क्या समझ में आया है बच्चों, यहां तक हमको ये समझ में आया है कि फ्रांस के अंदर ऐसे ही लोग गुस्सा नहीं थे, बैस्टिल को तोड़ ऐसे ही नहीं रहे थे वो, देयर वॉज एन एंटायर हिस्ट्री टू दैट। एस्टेट्स की सोसाइटी थी, लुई 16 आ गए थे, ट्रेजरी में पैसा नहीं था, उसी के साथ साथ एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रखा था, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को टैक्स भरना होता था। अब यार एक बात बताओ, जो लोग मर रहे हैं, जिनको खाना तक नहीं मिल रहा, वो इतने टैक्सेस कैसे भर देंगे, टिथिस, टेल, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे भर देंगे, कैसे भरते रहेंगे इतने सारे टैक्सेस, दे कैन नॉट डू दैट। और इसी वजह से एक बहुत ही बुरी स्थिति फ्रांस में हमको देखने को मिलती है। सबसिस्टेंस क्राइसिस है, दे आल्सो हैव टू गिव द टैक्सेस, दे कैन नॉट, है ना, फ्यूडल सिस्टम और है, एक्सप्लॉइट उनको और करा जा रहा है, एस्टेट्स में सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, प्रिविलेज मिली हुई है कुछ लोगों को, वहीं पे जो थर्ड एस्टेट के गरीब लोगों के बारे में सोचो, सिर्फ मैक्सिमम पॉपुलेशन वही है, थर्ड एस्टेट के गरीब लोग कॉन्स्टिट्यूट्स द मैक्सिमम पॉपुलेशन, दोज हु डू नॉट हैव लैंड, दोज हु आर वर्किंग इन द अदर पर्सन्स लैंड, they are the worst of people in France at this time. They are not privileged, they are being forced to work, they do not have enough food to eat, they do not have enough money that they are earning, they also have to pay taxes. There is a lot of pressure on the people who belong to the third estate and who are poor, right? So this situation is, we can say, it's a bad situation and it's the most disadvantage to the poorest people who belong to the third estate in France. I hope बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई है। इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। इन सारे के सारे टॉपिक्स को जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार रीड करना बुक से। आई होप समझ तो आपको सब कुछ आ गया होगा, ठीक
ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को रीड कर लेना एक बारी, बहुत ही अच्छे से रीड कर लेना। एंड मैं आप लोगों को अगली क्लास में मिलूंगी और उस क्लास में मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक होता है, कैसे ये रेवोल्यूशन चालू होती है। बैकड्रॉप तो समझ लिया है, अब वो चिंगारी लग गई है, आग कब लगेगी, ठीक है, तो उस आग लगने की मैं बात करूंगी अगली क्लास में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video with your friends and subscribe to the channel Learn and Fun Class 9th. I will see you guys in the next class. Take care and bye bye.